Welcome to Anthro International. As you know, we have been discussing early hominids and we have completed Australopithecus from the early hominids, and now we are discussing the Paranthropus. And we have discussed already that Paranthropus is having three species, and we have discussed one species in our earlier lecture. Two are yet pending, and we are continuing our discussions, our lectures as per the net syllabus, and in detail we are discussing only those parts which is given in syllabus. जो जैसा कि हमें एस्ट्रोलोपैथिकस में 7 स्पीशीज़ दी गई थी, 7 में से 3 को हमने डिटेल में किया, एक्सप्लेन किया, और 4 के हमने बस नाम ही डिस्कस किए. सो वी आर जस्ट मेकिंग द वीडियोज़ एज पर द सिलेबस. सो कीप वॉचिंग एंड यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सिलेबस. सो अर्ली होमिनिड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. अर्ली होमिनिड्स में हमने पहले बता दिया कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस आता है और पैरेंथ्रोपस आता है, जिसमें हमने इसका सारा डिस्कस किया है. अब इसमें से हमने ये वाला डिस्कस कर लिया हमारे प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम बोजाई को करेंगे डिस्कस. तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस. सो जब हम पैरेंथ्रोपस बोजाई की बात करते हैं तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1958 टू 1959. एक्चुअली इट वाज एन एक्सपीडिशन. उस एक्सपीडिशन के दौरान वो जो टाइम पीरियड उसका था एक्सपीडिशन का 1958 टू 1959 था. उसमें इस टाइम पीरियड में 1959 में एक्चुअली इसकी डिस्कवरी हुई, किसकी? पैरेंथ्रोपस बोजाई की. तो पैरेंथ्रोपस बोजाई रहता कहाँ था? Where was it living? It was living in Ethiopia and Kenya and Tanzania and मलावी. इथोपिया, यहाँ अगर आप देखेंगे ईस्ट अफ्रीका, मैंने मैप साथ में लगाया है. ईस्ट अफ्रीका में ये तीनों कंट्रीज़ है, इथोपिया भी, कीनिया भी और तंजानिया भी. तंजानिया के नीचे मलावी है, तो वहाँ पे पाया गया ये पैरेंथ्रोपस बोजाई. तो ये जो पैरेंथ्रोपस बोजाई है, इट वाज लिविंग बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2.3 टू 1.2 मिलियन ईयर्स एगो. अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो उस टाइम पीरियड में प्लियोसीन टू पेलेस्टोसीन का टाइम पीरियड था. तो पैरेंथ्रोपस बोजाई प्लियोसीन पेलेस्टोसीन के टाइम पीरियड में रहा करता था. कहाँ पे? इन ईस्ट अफ्रीका, जो मैंने कंट्रीज़ के नाम गिनवाए, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मलाविया में रहता था ये. और इसकी डिस्कवरी हुई 1958 टू 59, जो एक्सपीडिशन हुई. फाइनली 59 में इसकी डिस्कवरी हुई. किसने की? मैरी लीकी ने. इट वाज आल्सो नोन एज रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपैथिसीन. इसको रोबस्ट ऑस्ट्रोपैथिसीन का नाम भी दिया गया. क्यों? क्योंकि ये रोबस्ट फॉर्म में था. जो मैंने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो रोबस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग, उसकी मीनिंग है स्ट्रॉन्ग. तो पहले जो 1938 में पैरेंथ्रोपस बोजाई डिस्कवर हुआ था, तो वो 1938 में हुआ. उसके 20 ईयर्स के, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद 1958-59 में ये डिस्कवर हुआ पैरेंथ्रोपस बोजाई. इसका भी जो बिल्ड था वो स्ट्रॉन्ग था. दैट इज़ वाई इट वाज आल्सो कॉल्ड अ रोबस्ट एस्ट्रोलोपैथिसीन. Who discovered it? It was discovered by Mary Leakey at Olduvai Gorge, तंजानिया. पहले ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ? पाया गया ये इथोपिया में भी, कीनिया भी, तंजानिया में भी, मलाविया में भी. लेकिन पहली डिस्कवरी 1959 में मैरी लीकी ने एट ओल्डवाई गॉर्ज तंजानिया में इसकी की, जबकि उसका एक एक्सपीडिशन था वहाँ पे, तब इसकी डिस्कवरी हुई. हु वाज मैरी लीकी? मैरी लीकी लुइस लीकी की वाइफ थी. उसने इसका जो है डिस्कवरी किया ईस्ट अफ्रीका में, तंजानिया में. ओके, एट द साइट ओल्डवाई गॉर्ज में इसका डिस्कवरी हुई. Was given this name to honor Charles Bozaई, who funded Leakey's fossil hunting expedition. इसको चार्ल्स बोजाई, जो ये एक्सपीडिशन थी लुइस लीकी और मैरी लीकी की ईस्ट अफ्रीका तंजानिया में, तो उसको फंड कर रहा था, इस फोसल हंटिंग एक्सपीडिशन को फंड कर रहा था चार्ल्स बोजाई. तो उसको ऑनर देने के लिए इनको जो फोसल्स मिले, इन्होंने इसका नाम रखा क्या? पैरेंथ्रोपस, या पहले इन्होंने इसका नाम रखा था जिंजेंथ्रोपस बोजाई. तो क्योंकि इनको फंड ही चार्ल्स बोजाई कर रहा था, उसको ऑनर देने के लिए इन्होंने इसको जिंजेंथ्रोपस बोजाई का नाम रखा गया पहले स्टार्ट में. तो मैरी लीकी डिस्कवर्ड अ पोर्शन ऑफ बोजाई एंड वेटेड फॉर अ डे टू द फोटोग्राफी टू डॉक्यूमेंट दिस, बट अनफॉर्चुनेटली द स्कल वाज नॉट इंटैक्ट एंड सेपरेटेड पार्ट्स वेर एक्सकेवेटेड.
मेरी लीकी ने जब ओल्डोय गॉर्ज तंजानिया में इसकी एक्सकेवेशन के दौरान ये फोसल्स मिले, तो उन्होंने पूरे दिन इसका वेट किया कि कोई फोटोग्राफर इसको डॉक्यूमेंट करेगा। तो ये पूरा दिन वेट करते रहे फोटोग्राफर का। तो लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे जब फोटोग्राफर वहाँ पे पहुँचा, तो इन्होंने जब ये स्कल को एक्सकेवेट किया, तो वहाँ पे ये पार्ट्स में, इट वाज नॉट इंटैक्ट, इट वाज इन सेपरेट पार्ट्स, इट वाज एक्सकेवेटेड इन सेपरेट पार्ट्स। जो कि ये चाहते थे कि हम पूरा स्कल इसका एक्सकेवेट करेंगे और उसकी डॉक्यूमेंट, इसकी फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, सॉरी फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। तो वहाँ पे अब जब ये पार्ट्स मिले, स्कल में सेपरेट पार्ट्स मिले, व्हाट वेर दे, तो वो क्या क्या थे, कौन कौन से पार्ट्स थे? एक था लार्ज जा एंड टीथ। लार्ज जा, जो हमने पिछले बार भी बताया कि पैरेंथ्रोपस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे, दैट वेर स्ट्रॉन्ग जा, रॉबस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी जो इनको मिला, इट वाज लार्ज जा एंड टीथ, दांत भी बड़े बड़े थे और बड़ा जॉ भी मिला इनको। एंड वेर सीन सो एज न्यूज़ पेपर रोट इन न्यूज़ एंड नट क्रेकर मैन विच वॉज लेटर नेम्ड एज ज़िंजनथ्रोपस बोज़े देन चेंज्ड इनटू इन पैरेंथ्रोपस बोज़े। तो फिर जब ये फोसल्स मिले इनको, दे वेर स्ट्रॉन्गली बिल्ड फोसल्स। तो इन्होंने वहाँ पे कल अगले दिन जो अखबार छपा, न्यूज़पेपर में जब नाम इसका छपा, तो उन्होंने क्या लिखा, नट क्रेकर मैन। ठीक है, ये नट क्रेकर मैन के फोसल्स मिले हैं वहाँ पे, कहाँ, तंजानिया में। किसने डिस्कवर किए? लुइस लीकी, सॉरी मैरी लीकी ने। तो फिर लेकिन मैरी लीकी ने खुद, इन्होंने अपनी एक्सपेडिशन में इसका नाम ज़िंजनथ्रोपस बोज़े रखा था, ऑनर द चार्ल्स बोज़े, एंड लेटर दिस वाज चेंज्ड इनटू पैरेंथ्रोपस बोज़े, क्योंकि फिर कंपैरेटिव स्टडी हुई कि अर्लियर 1938 में जो ये रोबस्ट फॉर्म में जो पैरेंथ्रोपस रोबस्टस मिला था, तो फिर कंपैरेटिव स्टडी की गई, तो ये सिमिलर था कहीं ना कहीं, तो एक ही स्पीशीज़ में डाला गया। लेकिन ज़िंजनथ्रोपस बोज़े इसको पहले नाम दिया गया, न्यूज़पेपर ने नट क्रेकर मैन दिया, तो पैरेंथ्रोपस बोज़े भी इसी का नाम है। तो एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पैरेंथ्रोपस लाइक पैरेंथ्रोपस बोज़े या नट क्रेकर मैन किसको कहते हैं हम, ठीक है। सो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, रिचर्ड लीकी डिस्कवर्ड पैरेंथ्रोपस बोज़े इन 1970। ये हम कर रहे थे बात ये लुइस लीकी की। अब इसके बाद आ गया ये रिचर्ड लीकी। लुइस लीकी ने 59, जो इसकी एक्सपीडिशन थी 58 to 59, तो 59 में वहाँ पे डिस्कवर किया क्या, फोसल्स ज़िंजनथ्रोपस बोज़े या पैरेंथ्रोपस बोज़े के। 1970 में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स के बाद रिचर्ड लीकी ने डिस्कवर किया एक और फोसल जो पैरेंथ्रोपस बोज़े से बिलोंग करता था। हु वाज रिचर्ड लीकी? रिचर्ड लीकी वाज एक्चुअली द सन ऑफ मेरी लीकी एंड लुइस लीकी और मैरी लीकी, जो हस्बैंड वाइफ थे, उनका सन जो है रिचर्ड लीकी था। उसने भी डिस्कवर किया पैरेंथ्रोपस बोज़े, बट इन द ईयर 1970। अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो गई 2020 में, 2 जनवरी 2020 में इसकी डेथ हुई है रिचर्ड लीकी के। ही वॉज द सन ऑफ मैरी लीकी एंड लुइस लीकी। ही आल्सो डिस्कवर्ड पैरेंथ्रोपस बोज़े इन 1970। तो उसने जो डिस्कवर किया, उसने कहाँ पे किया? ही डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न गाना इन किनिया। तो इसने क्या किया? कीनिया में डिस्कवर की। लुइस लीकी ने कहाँ पे, मैरी लीकी ने कहाँ पे की थी? तंजानिया में। इसने इसे ऊपर ही थोड़ा सा कीनिया में डिस्कवर किया। तो इट वाज अ फीमेल स्कल, ये फीमेल एक औरत का स्कल था। तो कुपीफुरा एक जगह है ईस्टर्न गाना इन कीनिया में, तो वहाँ पे रिचर्ड लीकी ने ये डिस्कवरी की। हैविंग सिमिलर फेस एंड नो सजेटल क्रस्ट। इसमें क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे? इट वाज हैविंग सिमिलर फेस, सॉरी इट वाज हैविंग स्मॉलर फेस। इसका जो फेस था ये स्मॉलर था, बट नो सजेटल क्रस्ट। इस पे जो सजेटल क्रस्ट नहीं था। हमने जब पैरेंथ्रोपस रोबस्टस की बात की हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने देखा वहाँ पे इस पे सजेटल क्रस्ट था, जो एंकर का काम कर रहा था। उसके जो लार्ज जा मसल्स थे या चीक बोन्स थे, उनको एज एंकर वो अटैच रख रहा था। तो यहाँ पे इसने एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखा। इसने स्कल तो निकाल लिया, फोसल निकाला, लेकिन ये एक स्मॉलर फेस वाला था और इसमें सजेटल क्रेस्ट नहीं था। इट वाज अ फीमेल स्कल। किसने किया डिस्कवर? 1970 में रिचर्ड लीकी ने, इन कुबीफोरा इन ईस्टर्न गाना इन किनिया। ही आल्सो डिस्कवर्ड अ मेल लोअर जॉ
फ्रॉम द सेम प्लेस। वहाँ पे इसने एक तो ये फीमेल स्कल डिस्कवर किया और साथ ही साथ एक मेल लवर जा भी डिस्कवर किया। द अनदर लवर जा वाज डिस्कवर्ड, देन अगेन अनदर जा वाज डिस्कवर्ड इन ओमो वैली इन इथोपिया। तो पहले टंजानिया में, फिर कीनिया में, फिर इथोपिया में भी डिस्कवर किया गया ये फोसल ऑफ Zinjanthropus bozae, or we can say Paranthropus bozae, or another name is nutcracker man. सो अब ओवरव्यू थोड़ा इसका कि इसकी हाइट क्या थी। हाइट वाज 4 फीट टू 6 इंच एंड इसकी जो फीमेल्स की थी मेल्स की 4.6 था 6 इंच, बट फीमेल्स का था 4.1 इंच। एंड इनका जो वेट था मेल्स में 49 kg एंड फीमेल्स में 34 kg। तो लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द पैरेंथ्रोपस जीनस, पैरेंथ्रोपस बोजाई इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल स्कल विद अडाप्टेशन फॉर हेवी चिविंग। जो हमने बता दिया जी, इसका भी स्ट्रॉन्ग जो लुइस लीकी को भी, मैरी लीकी को भी मिला था, उसमें भी जो जा था वो दे वर स्ट्रॉन्ग, इसके टीथ भी स्ट्रॉन्ग थे। तो जो हमने पिछले लेक्चर में पैरेंथ्रोपस जो रोबस्टस की बात की, जो रोबस्टस पैरेंथ्रोपस जो स्पीशीज़ की जीन्स की बात की, तो उनका जो बिल्ट है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बिल्ट, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल स्कल। उसमें वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया कि इनका जो रोबस्ट फॉर्म में था दैट वाज ओनली स्कल, नॉट अदर पार्ट्स। जो बाकी पार्ट्स थे बॉडी के वो नहीं स्ट्रांगली बिल्ट थे, बट इट वाज ओनली स्कल। डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलोपिथेकस एंड पैरेंथ्रोपस वाज इन skull only. Australopithecus gracile था, Paranthropus was in robust form, but the difference was in skull only. तो यहाँ पे भी इन्होंने यही सब कुछ देखा। बाकी स्पीशीज़ जो पैरेंथ्रोपस की है उनसे सिमिलर में इसका भी जो रोबस्ट बिल्ट स्कल था। स्ट्रॉन्ग सेजिटल क्रेस्ट हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ द मेसूजे, इनमें भी सेजिटल क्रेस्ट पाया गया। बट जो रिचर्ड लीकी को ये 1970s में डिस्कवरी हुई, तो उसमें वो स्मॉलर फेस और विदाउट सेजिटल क्रेस्ट था। बट ओवरऑल जब पैरेंथ्रोपस की बात करते हैं इनमें सेजिटल क्रेस्ट होता है, जो लार्ज जिविंग मसल्स को या जॉ को हैंडल करता है, एंकर की तरह उसको पकड़ के रखता है। द फोर्स वॉज फोकस्ड ऑन द लार्ज चीक टीथ, molars and premolars, flaring cheekbones gave Paranthropus bozae a very wide and जो इसके जो लार्ज, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि लार्ज चीक बोन्स थे, लार्ज जा थे, जिसकी वजह से इसका जो फेस का शेप था दैट वाज डिस्क शेप्ड फेस विद मैसिव, उसके जो चीक टीथ थे दैट वर 4 times द साइज ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। आज के इंसान के होमो सेपियंस सेपियंस में जो टीथ का साइज है इससे 4 times ज़्यादा बिगर था इनका टीथ, इतने बड़े बड़े दांत थे इनके। तो जिससे इनका जो फेस का शेप था दैट वाज डिस्क शेप्ड, इसकी चीक बोन्स प्रोमिनेंट थी, इसका सेजेटल क्रस्ट था, और जो लार्ज जा बड़े बड़े दांत और जा का साइज जो लार्जर था और चीक बोन जो प्रोमिनेंट थी, उसकी वजह से इसको डिस्क शेप्ड फेस का स्ट्रक्चर बन रहा था। क्रेनियल कैपेसिटी इन दिस स्पीशीज सजेस्ट ए स्लाइट राइज इन ब्रेन साइज। जो क्रेनियल कैपेसिटी थी उसमें उससे दिखा गया कि इनमें जो क्रेनियल कैपेसिटी वो इंक्रीज हो गई थी। किन से? हमसे नहीं, प्रीवियसली, इससे प्रीवियस जो अर्ली होमिनिड्स या प्री होमिनिड्स हमने पढ़े उनसे इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी पैरेंथ्रोपस की थी वो इंक्रीज हो गई थी, उनसे थोड़ा सा स्लाइटली इसमें इंक्रीज था क्रेनियल कैपेसिटी। तो द स्पीशीज़ वाज निकनेम्ड नट क्रैकर मैन, ये हमने बता दिया कि न्यूज़पेपर वालों ने इसको नट क्रैकर मैन का नाम दिया फॉर इट्स बिग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग चिविंग मसल्स विच अटैच्ड टू द लार्ज क्रेस्ट ऑन द स्कल, क्योंकि उसके बड़े चीक थे, ये चिविंग मसल्स थे, बड़े बड़े दांत थे, जिसकी और लार्ज सजेटल क्रेस्ट था ऑन द स्कल, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर ने इसका नाम नट क्रैकर मैन लिखा। दोज फीचर्स शो द पैरेंथ्रोपस बोजाई लाइकली ए टफ फूड लाइक रूट्स एंड नट्स। जो हमने ओवरऑल पैरेंथ्रोपस की ही स्पीशी जीन की ही बात की, जो पैरेंथ्रोपस जीन था दे वर ईटिंग टफ फूड्स बिकॉज दे वर हैविंग लार्ज चिविंग मसल्स, लार्ज टीथ। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि दे कैन ग्राइंड वेरी दीज टफ फूड्स, बट डेंटल माइक्रोवियर पैटर्न सीन ऑन पैरेंथ्रोपस बोजाई टीथ आर मोर सिमिलर टू लिविंग फ्रूट ईटर्स। और लेकिन जो इनका डेंटल माइक्रोवियर जो इनमें देखा गया उससे ये पता लगा सकता है दैट वाज सिमिलर टू फ्रूट ईटर, जो फ्रूट्स खाते हैं उनके साथ मिलता जुलता था। तो इससे पता लगा सकते हैं कि ये फ्रूट्स भी खाते थे, ग्रास ईटर भी थे, टफ लीव्स भी खाते थे, एंड इवन स्टेम्स और हार्ड
अदर हार्ड ब्रिटल फूड्स, ये हार्ड फूड भी खा सकते थे, और माइक्रोवेयर से ये पता लगा कि ये सॉफ्ट फूड्स भी खाया करता था, लाइक अदर फ्रूट ईटर्स. It is possible that this species only ate hard food or tough food during times when its preferred resources were scarce, relying on them as fallback food. तो ये साथ में ऐसे साइंटिस्ट्स का अनुमान उन्होंने लगाया है. दे आर एज्यूमिंग दैट कि जो पैरेंथ्रोपस है वो हार्ड फूड तब खाता होगा जब इसको अवेलेबल नहीं होते होंगे सॉफ्ट फूड्स, तो एट दैट टाइम्स वो ये रिलाई करता था हार्ड फूड्स पे, अदरवाइज ये सॉफ्ट फूड भी खाता था. जब ना मिले तब ये हार्ड फूड को भी खाता था. This species lived in environments that were dominated by grasslands, but also included more closed wet habitats associated with rivers and lakes. ये जो पैरेंथ्रोपस स्पीशीज़ है ये कहाँ पे रहती थी? They were residing कहाँ, ग्रासलैंड्स में भी रहते थे, एंड क्लोज वेट हैबिटेट्स में भी रहते थे, which were associated with rivers and lakes. Paranthropus bozae is usually thought to descend from earlier Paranthropus aeopithecus. तो पैरेंथ्रोपस बोजाई का माना जाता है कि ये अपने से पहले जो इसका पैरेंथ्रोपस एयोपेथिकस जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, सॉरी फ़ोन आ रहा है, पैरेंथ्रोपस एयोपेथिकस के साथ उसका बताया जाता है. वो ये जो पैरेंथ्रोपस बोसा है इज़ यूजुअली थॉट टू डिसेंडेंट फ्रॉम अर्लियर, जो इससे पहले जो पैरेंथ्रोपस एयोपेथिकस आया था, हु वाज इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया a few 100,000 years before and live alongside several other species of early human during its 1.1 million years existence. तो बताया जाता है, ये अनुमान भी लगाया जाता है कि जो पैरेंथ्रोपस बोजा है ये आया है पैरेंथ्रोपस एयोपेथिकस से. तो पैरेंथ्रोपस एयोपेथिकस को हमने एथियोपेथिकस, तो पैरेंथ्रोपस एथियोपेथिकस को हमने अभी डिस्कस नहीं किया है. तो ये बताया जाता है कि ये उसी से आया है. कौन? पैरेंथ्रोपस बोजा है अपने इस पैरेंथ्रोपस एयोपेथिकस से ही आया है, क्योंकि ये दोनों एक ही एरिया, जियोग्राफिकल एरिया इनहेबिट कर रहे थे, और साथ में इनके साथ साथ और अर्लियर ह्यूमंस इसी टाइम पीरियड में पाए गए थे. तो एयोपेथिकस को हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. दी 1975 डिस्कवरी ऑफ पैरेंथ्रोपस बोजाe specimen and Homo erectus specimen in the same stratigraphic layer was the first example of species coexistence. तो this discovery cleared up a long time controversy and confirmed that more than one species of early humans lived in the same geographical area at the same time. तो 1975 में अनदर डिस्कवरी हुई पैरेंथ्रोपस बोजाई की. तो वहाँ पे देखा गया पैरेंथ्रोपस बोजाई के साथ साथ एक और स्पीशीमेन एक ही जगह एक ही स्ट्रेटिग्राफिक लेयर में पाए गए. होमो इरेक्टस था. होमो इरेक्टस और पैरेंथ्रोपस बोजाई एक ही स्ट्रेटिग्राफिक लेयर में पाए गए इन 1975. तो वहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये स्पीशीज़ एक टाइम में एक जियोग्राफिकल एरिया में एक ही स्पीशीज़ नहीं रहा करती थी, बट इसके साथ साथ और भी स्पीशीज़ रहती थी इनके साथ में. वैसे ही जैसे ऊपर वाले इसमें हमने बता दिया कि पैरेंथ्रोपस बोजाई जो है ये भी माना जाता है कि ये पैरेंथ्रोपस एथियोपेथिकस से आया हुआ है, और वो एक ही टाइम पे और बहुत सारे जो होमो स्पीशीज़ है उनके साथ रहा करता था. तो जब ये 1975 की डिस्कवरी हुई तो इसने वो बात कंफर्म की, हाँ, होमो इरेक्टस और पैरेंथ्रोपस बोजाई एक ही स्ट्रेटिग्राफिक लेयर में पाए गए, तो एक ही टाइम पीरियड में एक ही जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर कर रहे थे. इससे वो कंट्रोवर्सी क्लियर होगी और ये कंफर्म हो गया कि एक साथ में एक ही स्पीशीज़ ये स्पीशीज़ नहीं रहती थी, मतलब एक टाइम पे एक स्पीशीज़ नहीं रहती थी, बल्कि एक टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती थी. So, more finds have confirmed that this species was one of the most prevalent in Eastern Africa during the time period when early members of the gene Homo was also present. तो फिर क्या पता चला? तो बाद में ये भी पता चला कि ये जो पैरेंथ्रोपस बोजाई है ये ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, जो हमने मैप में भी देखा कि ये ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए. इथोपिया है, चाहे किनिया है, तो मालवा है, तो उन कंट्रीज़ में ईस्टर्न अफ्रीका में ये पाया गया, जब ये उस टाइम पीरियड में था जब वहाँ पे जीन होमो भी रहा करता था. दैट वाज आल्सो जीन
Homo was also present during that period. This replaced the traditional view of single human lineage by the notion of human family tree with many branches. तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता लगा है कि ह्यूमन एवोल्यूशन एक टाइम पे एक ये नहीं हुआ था, बल्कि मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट थे एक टाइम पीरियड पे। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये था, पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस था, फिर पैरेंथ्रोपस था, फिर उसके बाद होमोसेपियन था, बल्कि इट्स ए ब्रांचेड ट्री। जिस टाइम पीरियड पे पैरेंथ्रोपस था, इस टाइम पीरियड में होमोजीन भी था। तभी जो इस पिक्चर इस लेक्चर की आप डीपी देखोगे, उसमें भी एक ब्रांच ट्री निकल के आता है, जिसमें ब्रांचड में दिखाया गया है कि कौन सी स्पीशीज़ कब थी, मतलब एक साथ में 2-3 स्पीशीज़ रहा करती थी एक टाइम पीरियड में। तो इससे जो ट्रेडिशनल व्यू था कि सिंगल ह्यूमन लाइनेज का जो कॉन्सेप्ट का जो नोशन था वो ख़त्म हो गया, और ये कंफर्म हो गया कि एक टाइम पीरियड में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ थी, तभी ये फैमिली ट्री बन गया, ना कि एक सिंगल लाइन की तरफ ये प्रोग्रेस रहा, बल्कि एक फैमिली ट्री की तरफ प्रोग्रेस हुआ। वी हैव बीन एडिंग ब्रांच थ्रू डिस्कवरीज ऑफ न्यू स्पीशीज़ एवर सिंस। तो तब से क्या हो रहा है, जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, इसी ब्रांच ट्री में ये एडजस्ट होता है कहीं ना कहीं, या तो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस और पैरेंथ्रोपस के बीच में कहीं सेट होगा, या तो उनके बाद सेट होगा, या तो होमो इरेक्टस और इसके बीच में सेट होगा। तो ये एक फैमिली ट्री की तरह बन रहा है, ना कि एक स्टेप्स वाला एवोल्यूशन वाला ये या सिंगल ह्यूमन लाइनेज नहीं बन रहा है। तो this is all for today. Thanks for watching. I hope you like our lecture. If you like it, don't forget to subscribe our channel and share with your friends. Thanks once again.